दुकान हमारी एफएमसीजी जिसके अंदर में कॉलगेट ये ट्रेडिंग का काम था और इसमें कॉलगेट पॉन्ड्स बहुत डिफरेंट कंपनीज जॉनसन एंड जॉनसन सबका हम माल बेचते थे। कुछ समय बाद में लगने लग गया कि ये ट्रेडिंग करते करते मैं ज़्यादा दिन तक इसमें बहुत अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। तब तक मेरे बच्चे भी हो गए और खर्चे भी बढ़ गए। फिर अचानक एक दिन मेरे को ख्याल आया कि यहाँ से ट्रेडिंग करने से अच्छा मैं खुद चाइना जाऊँ। मैं किसी और का ब्रांड जो वहाँ की ट्रेडिंग कंपनी का ब्रांड ला के मैं बेच रहा हूँ और मैं बेच पा रहा हूँ, तो इसके मतलब नमस्कार, मैं मनोज सेठिया, मार्स कॉस्मेटिक का फाउंडर। मैं अपनी लाइफ को रूबरू करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत है, मैं एक बहुत जॉइंट फैमिली से कलकत्ता के हावड़ा नाम के जगह है, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। 8th क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में था। उसके बाद में 9th क्लास में मैं श्री जैन विद्यालय, जो कि मेरे दुकान के बगल में थी, वहाँ पे मैंने जॉइन किया। उसके बाद में स्कूल से 9th से ही मैं स्कूल से सीधा दुकान जाने लग गया, क्योंकि दुकान में मेरी आवश्यकता थी और जॉइंट फैमिली थी, तो काफ़ी जन थे, तो सबका जो निर्वाह है वो उन्हीं से होता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से स्कूल से दुकान से 3-4 घंटे वहाँ पे रह के उसके बाद में घर जाता था। मेरी पढ़ाई 9 और 10 की भी उसी में हुई। दुकान में पूरा समय देना पड़ता था और उसी में मेरे 12th के एग्ज़ाम हुए और 12th मैंने क्लियर करके और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ सीए या कुछ इस टाइप की स्टडीज़ करूँ। लेकिन स्टडीज़ करने का था नहीं, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें खुद के भी कुछ-कुछ दरकार जहाँ पे होती है, तो आदमी को भी लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है और अगर मैं पूरा छोड़ता हूँ और दुकान में करके मैं सीए पढ़ूँगा तो मैं सीए नहीं क्लियर कर सकूँगा। इसलिए मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरी आवश्यकता है दुकान को और मैं ट्रेडिंग हाउस में जाने लग गया। मेरी दुकान पे मैं बैठने लग गया। तो दुकान हमारी एफएमसीजी जिसके अंदर में कॉलगेट ये ट्रेडिंग का काम था और इसमें कॉलगेट, पॉन्ड्स बहुत डिफरेंट कंपनीज जॉनसन एंड जॉनसन सबका हम माल बेचते थे और उनकी भी सेल आने लग गई थी। हमारी दुकान की गुडविल भी बहुत अच्छी बन गई थी। तो उसके अंदर में हम लोग दोनों भाई यहाँ पे रहने लग गए। सबसे पहले इस दुकान को जो शुरुआत करने वाले हैं, मेरे 3 नंबर ब्रदर महेंद्र सेठिया, उन्होंने इस दुकान को स्टार्ट की थी। लेकिन उसके बाद में क्योंकि बढ़ती फैमिली थी, तो उसके बाद वो कटक चले गए और कटक में उन्होंने भी अपना काम वापस स्टार्ट किया और यहाँ पे हम 2 रह गए थे, मैं और दिलीप भैया। उन दोनों ने ये कॉस्मेटिक एफएमसीजी का ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और ये ट्रेडिंग पहले से ही चल रही थी। हमने फिर इसको बढ़ाने की, लेकिन मेरे को कुछ समय बाद में लगने लग गया कि ये ट्रेडिंग करते-करते मैं ज़्यादा दिन तक इसमें बहुत अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। एक लिमिटेशन है, जिसके अंदर में जाने के बाद में मैं अपने आप को खड़ा नहीं रख रख पाऊँगा। तो फ़ादर से मैंने बात की। फ़ादर को मैंने बोला कि हम लोग ये 2 जन मिल के यहाँ पे साल का हम लोग अगर 12 लाख कमाते हैं, अगर मैं एक चला जाता हूँ, तो 8 लाख कमाएँगे, तो भी 4 लाख मेरा इसके अंदर में आपको सपोर्ट है। और ये 4 लाख का सपोर्ट मेरे को लगता है कि बहुत थोड़ा रहेगा, इसलिए मेरे को अब इसके अंदर में कहीं बाहर जाके खुद का कुछ करना चाहिए। फ़ादर ने बोला कि नहीं, आप अभी नहीं जा सकते, आप एक काम करो, शादी के बाद में आप अपना प्लान बना लेना। तो कुछ टाइम के बाद में जब मेरी शादी हुई, फिर मैंने फ़ादर को यही बात बोली कि अब मेरे को यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि एक और हमारा ब्रांच हो जाएगा और वो ब्रांच से कभी भी किसी को भी दरकार होगी तो कोई भी भाई आके अब हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो पापा ने फिर सपोर्ट किया और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो मेरे लिए एकदम नया था दिल्ली, क्योंकि मेरे कोई जानने वाले भी नहीं थे और ट्रेडिंग बिज़नेस से था, तो
पहले तो सबसे पहले ज़रूरी ये था कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा बेसिक जो कि खाना-पीना, रहना वो हो जाए। तो यहाँ पे एक हमारे जानने वाले की शॉप थी, जिस पे उन्होंने बिना रेंट के मेरे को बैठने की जगह दी। उसके अगेंस्ट में मैं इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस पे करता था और वहाँ से मैंने कॉस्मेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट की। कॉस्मेटिक ट्रेडिंग में एक टाइम में ऑलमोस्ट मेरा घर का रेंट और वो देने के बाद में कुछ ऐसा बचता नहीं था। लेकिन कंटिन्यूअसली उस पे फ़ोकस करके और लाइन डेवलप करने की चेष्टा में मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी सोचने लग गया कि क्या मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना है। जो कि अल्टीमेट गोल मेरा यही था कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग एंड अपना ब्रांड खड़ा करना है। जो कि पहले एक मेरे दिमाग में था कि मेरे को अपना बेटा ही बड़ा करना है। क्योंकि किसी का भी ट्रेडिंग करूँगा तो वो उसका ही बेटा बड़ा होना है, मेरा बेटा तो मेरा ब्रांड होगा तभी बड़ा होगा। तो इसलिए मैं वहाँ से पहले मैंने स्टार्ट की और वहाँ जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था यहाँ पे, दिल्ली में जब आया, उसके बाद वो बना और उसके संग में मैं रहने लग गए। हम लोगों ने दोनों ने प्लानिंग की कि कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। एक हेयर ऑयल, केश काला तेल, एक काली मेहंदी, जो कि हमारे ट्रेडिंग में पहले से कलकत्ता में हो रही थी। तो उसी का मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ नया डेवलप करूँ और वो हम लोग दोनों ने मिलके एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, जिसका नाम था ब्लैक गार्ड। मैं और मेरा पार्टनर दोनों थे। वो काम भी धीरे-धीरे चलने लगा, लेकिन वो कलकत्ता में ट्रेडिंग ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे उसके सुपर स्टॉकिस्ट एक दूसरी मल्टीनेशनल का कर रहे थे, तो उस कंपनी को प्रेशर पड़ने लग गया। हमारा चलने की शुरुआत हुई थी, तब तक उन्होंने बोल दिया तो फिर मैंने यहाँ पे उसको क्विट किया। तो उसको क्विट करने के बाद में मैंने एक परफ्यूम का काम स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग का। वो परफ्यूम का काम भी धीरे-धीरे स्टेबल हुआ, लेकिन उसमें भी चेंजेज़ आने लग गए, क्योंकि उसमें भी नया-नया चीज़ हर समय चाहिए था। तो मेरे को उसमें भी लगा कि ये बहुत लॉन्गर नहीं चल सकता। तब तक मेरे बच्चे भी हो गए और खर्चे भी बढ़ गए और खर्चा बढ़ने की वजह से उतनी आमदनी मेरी रिसोर्सेज़ उतने नहीं बढ़ पाए जितना एक्चुअली मैं चाह रहा था। उसके बाद में धीरे-धीरे 2002-3 में कॉस्मेटिक्स में चाइना का इन हुआ। 2003 में तो 2-3 में तो उसमें मैंने वापस उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट की। फिर अचानक एक दिन मेरे को ख़्याल आया कि यहाँ से ट्रेडिंग करने से अच्छा मैं खुद चाइना जाऊँ और 1 वीक में प्लान बना के मैंने चाइना का वीज़ा लगा के और चाइना चला गया। वहाँ मेरे लिए बिल्कुल नया था और चाइना में मेरे को कोई जानने वाला नहीं था। एक एजेंट था, बस उसके बेसिस पे मैं चला गया। वहाँ पे भी उसको भी कुछ नहीं पता था कि कॉस्मेटिक मार्केट कहाँ है। कॉस्मेटिक मार्केट खोजते-खोजते हम लोग चले गए। वहाँ पे कॉस्मेटिक मार्केट देखा तो एक बहुत ही छोटा मार्केट बना हुआ था, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा चीज़ डेवलप कर रहे थे कि वो लग रहा था कि ये इंडिया में जाके बिकेगी। मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने ये सोच लिया था, क्योंकि मेरे जानने वालों से मैंने पता किया तो बोले लोन आपको मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे जाके एक कंटेनर बुक किया। वहाँ पे मेकअप के डिफरेंट वैराइटीज़ थी, जिसमें मेरे को लिपस्टिक, लिप लाइनर्स ऐसे 4-5 कैटेगरी मैंने चूज़ की और उसको वहाँ पे एक कंटेनर का लगभग 20 लाख रुपया था। वो यहाँ पे दिल्ली में आके वापस मैंने लोन का अरेंजमेंट किया और वो मैंने कंटेनर इम्पोर्ट किया। वो कंटेनर इम्पोर्ट करने के बाद में जब वो कलकत्ता में आया, एक्चुअली उस समय पोर्ट कलकत्ता ही इम्पोर्ट होना था। वो कलकत्ता में मैंने इम्पोर्ट कर लिया, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जब वो कलकत्ता से कंटेनर लोड होके आया, दिल्ली आते-आते कोई बारिश का सीज़न था और माल कुछ भीग गया। लेकिन लोगों ने उसको भी, जैसे माल, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी थी कि उन्होंने वो थोड़ा-सा भीगा हुआ माल भी लेके उन्होंने अपना चलवा लिया। जिससे मेरे को जा लॉस नहीं हुआ। मैं बराबर जितना का इम्पोर्ट किया था उसपे इंटरेस्ट लगाने के बाद में उतना पैसा मैंने रियलाइज़ कर लिया। हालाँकि उसमें 3 महीना लगे, लेकिन वो रियलाइज़ हो गए। उसके बाद 3 महीने के बाद में वापस चाइना गया। उस समय तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था कि अब मैं अगर लोन थोड़ा बढ़ा के भी लेता हूँ, तो मेरी प्रॉफ़िट भी अच्छा जनरेट होगा और मेरा काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने, क्योंकि वो मेकअप का कंटेनर बहुत अमाउंट बनता था, तो हाउसहोल्ड भी उसके संग-संग मैंने लेना चालू कर दिया।
जिससे वो यहाँ पे सदर बाज़ार का मार्केट था, वहाँ पे वो बेचता था। पैरेलली मेरा एक फ्रेंड जिसके संग में मैं हेयर कलर करता था, उसके संग में एक इंडस्ट्री हमने बद्दी में भी लगाई कि भई अब एक बार और पुश करते हैं, क्या पता ये हमारा अगर हेयर कलर भी इन हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो भी हमारा इतना चला नहीं और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया और उसको यूनिट को हमने वहीं पे बंद कर दिया। लेकिन पैरेलली ये मेकअप का वाला बिज़नेस और हाउस होल्ड वाला बिज़नेस चलने लग गया और उसमें से पैसा का अर्निंग्स बढ़ने लग गया। उसके बाद में जब मैंने ये देखा कि मैं किसी और का ब्रांड, जो वहाँ की ट्रेडिंग कंपनी का ब्रांड ला के मैं बेच रहा हूँ और मैं बेच पा रहा हूँ, तो इसके मतलब मैं मेरा खुद का ब्रांड अब बनाने के लिए कैपेबल हूँ। उस समय मेरे दिमाग में आइडिया जनरेट हुई और मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम मार्स के नाम से, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो उसमें नेम मीनिंग भी आ रहा था, और मैंने उसको लॉन्च कर दिया। जब मैंने मार्स स्टार्ट किया, तो मैंने मार्स का ब्रांड में सबसे पहले लिपस्टिक लाया। लिपस्टिक मैंने यहाँ भी बनाने की चेष्टा की और चाइना से भी इम्पोर्ट की। चाइना से जब इम्पोर्ट की, तो ये क्योंकि लिपस्टिक ही सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी को, मेकअप की कैटेगरी को सबसे ज़्यादा अगर सेल करने वाली आइटम थी, तो वो लिपस्टिक थी। इसलिए मैंने लिपस्टिक से स्टार्ट किया। लिपस्टिक यहाँ पे बनाई, वो मेरे को सेल तो हो रही थी, लेकिन उसमें क्यूसी और उसमें मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जो मैं चाइना से बना के ला रहा था, उसकी पैकेजिंग और उसकी जो कलर कॉम्बिनेशन वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ था। तो धीरे-धीरे वो मेरे को पहले लिपस्टिक से, उसके बाद में मैंने और आइटमें उसमें ऐड ऑन चालू कर दी। उसके बाद में मैंने मेकअप किट लाई, लिप लाइनर्स लाए, फाउंडेशंस लाया, ऐसे करके उसकी कैटेगरी बढ़ाते गया। और यहाँ पे धीरे-धीरे हमने मार्केट में जो मैं ट्रेडिंग कर रहा था, जिन अलग-अलग कंपनियों की, चाइना की कंपनी की ट्रेडिंग कर रहा था, उसको मैंने धीरे-धीरे हटाना चालू कर दिया और मार्स को धीरे-धीरे बिल्ड करना चालू कर दिया। धीरे-धीरे मार्स का कॉन्फिडेंस लोगों में आने लग गया, क्योंकि कलर और उस पे कॉन्फिडेंस मेरे को काफ़ी था। मैं जब मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट बनाता था, क्योंकि ट्रेडिंग में इतनी टाइम के बाद में ऐसा नॉलेज हो गया था कि मेरे को पता था कि इंडियन स्किन टोन पे कौन-सा कलर और क्या सूट करता है। उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट बनाने लग गया। वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे मार्केट में क्लिक होने लग गए। जैसे-जैसे वो ट्रेडिंग के अंदर में बाहर जा रहे थे, आउट ऑफ दिल्ली जा रहे थे, ट्रेडिंग हाउस से दूसरे-दूसरे ले जा रहे थे, तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा था। मार्स का नाम नहीं होने के बाद भी, क्योंकि पैकेजिंग और उसके कलर कॉम्बिनेशन और उसका वो मैं पूरा यूनिक, क्योंकि इंडियन के हिसाब से ला रहा था और चाइना की जो ट्रेडिंग थी वो तो फिक्स कलर थे, तो वो इसके लिए इंडियन ब्रांड को बूस्ट मिल गया और मार्स धीरे-धीरे राइज़ करने लग गया। इसी वजह से मेरे को ये कॉन्फिडेंस आने लग गया कि अब मैं कितने भी प्रोडक्ट बढ़ाऊँ, मेरे को लग रहा है कि ये मैं बहुत अच्छे से इसको कर पाऊँगा। उसके बाद में 1-2 प्रोडक्ट ही कोई मेरे थोड़े से कम चले होंगे, बाद-बाकी प्रोडक्ट मेरे प्राय-प्राय चलने लग गए। थोड़ा टाइम कभी कम और थोड़ा ज़्यादा लगता था। कुछ प्रोडक्ट बहुत फ़ास्ट बिकते थे और कुछ प्रोडक्ट थोड़ा-सा टाइम लेके बिकते थे, लेकिन इन्वेंटरी डाइल्यूट हो जाती थी। मार्जिन्स भी ट्रेडिंग से ज़्यादा इसमें आने लग गया, क्योंकि खुद का ब्रांड था, तो प्राइसिंग को मैं अपने आप कंट्रोल कर पाता था, क्योंकि उसमें हमारे कलर्स होते थे, हमारा प्रोडक्ट होता था, तो नेचुरली उसका प्राइस भी हमको हमारा मिल जाता था। धीरे-धीरे ये राइज़ होने लग गया। धीरे-धीरे इंडियन ब्रांड को मैंने ग्रो करने की, और लगा मेरे को कि हाँ, ये ब्रांड अब धीरे-धीरे अपने को इंडिया के अंदर में डिफरेंट जगह पे जाके बिक सकता है। और इसकी शुरुआत अब आगे बढ़ने लग गई। यहाँ वाली जो फैक्ट्री थी, उसमें मैंने थोड़ा-सा उसको कम कर दिया, क्योंकि यहाँ की फैक्ट्री से जो मेरे को पैकेजिंग वगैरह यहाँ पे नहीं अवेलेबल हो रही थी। और चाइना में ये हम आउटसोर्स करके और जॉब वर्क करवा सक रहे थे। और वहाँ जॉब वर्क करवाने के बाद में वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन के आ रहा था और क्यूसी भी उनकी बहुत अच्छी होके आ रही थी। तो मेरे को लगा कि अब मेरे को वैल्यू एडिशन जो है वो इंडिया में मैं कर सकता हूँ, और मैंने उसका वैल्यू एडिशन किया। उसके अंदर में जैसे वहाँ पे जॉब वर्क के अंदर में तो हमें फिक्स्ड पैसा देना पड़ रहा था, जो कि एक ट्रेडिंग के से भी हमको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। क्वांटिटी ज़रूर हमारी ज़्यादा होती थी, लेकिन मैन्युफैक्चर हमें जब हमारे ब्रांड से बना के देता था, तो उसके प्राइस हमको बहुत रीज़नेबल पड़ने लग गए और उसकी मार्केटिंग फिर
हम यहाँ पे धीरे-धीरे स्टार्ट कर दिए। पहले तो हम ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केटिंग किए, उसके बाद में जब काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने लग गया, तो हमने डिफरेंट लोकेशंस पे ऑनलाइन भी मेरा एक भतीजा था, वो ऑनलाइन में भी माल बेचता था और उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया। उस समय की बात बता रहा हूँ जब बहुत कम ब्रांड जो ऑनलाइन के अंदर में कर पाते थे। उस समय स्नैपडील 3-4 ही थे प्लेटफ़ॉर्म जिसमें स्नैपडील बहुत अच्छा करता था। अचानक स्नैपडील खत्म हो गया। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने बहुत अच्छा काम किया और हमारा भी ब्रांड फ्लिपकार्ट पे बिकने लग गया। उस समय जो हम आइटम ला रहे थे, वो फ्लिपकार्ट पे बिकने लग गई। कंज्यूमर्स अपने आप ही इन्फ्लुएंसर्स ले जा के खुद मार्केटिंग करते थे कि भई हाँ, हमने उसका कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन प्रोमो रील्स बना-बना के वो लोग डालने लग गए। लोगों को अवेयरनेस बढ़ती चली गई और लोगों को लगा कि हाँ, वाक़ई में ये प्रोडक्ट में बहुत जान है। और धीरे-धीरे जब हम उ स्नैपडील खत्म हुआ, फ्लिपकार्ट पे हम आ गए। उसके बाद में होलसेल से हम ट्रेडिंग हाउस से डिफरेंट जगह मेरे कलकत्ता वाले भैया भी उसको सेल करने लग गए और भी जगह-जगह पे हमारे जहाँ-जहाँ ब्रांचेस थे, वहाँ पे हम उसको माल बेचने लग गए और ब्रांड को बहुत अच्छा बूस्ट अप मिल गया और ब्रांड फल-फूलने लग गया। फिर टाइम आया कोविड का, तब मेरे दोनों बच्चे जो कि स्टडीज़ कर रहे थे, वो लोग मेरे संग में आने के लिए रेडी हो गए। अब मैं बोला अब इस पे काम करना बहुत अच्छा है क्योंकि अब हम लोग 1 नहीं 3 हो जाएँगे और फिर हमने इसको पूरा उन दोनों के सपोर्ट से पहले ऋषभ आया, जो कि मेरा बड़ा बेटा है। उसने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद में वो साल भर एक कंपनी में जॉब किया, करने के बाद में वो यहाँ आया। उसके बाद में उसका और हम लोग का सहयोग बढ़ते चला गया। फिर अभिषेक भी साल डेढ़ साल बाद में आ गया और हम लोगों ने पूरी अपनी टीम बिल्ड करनी चालू कर दी। और पिछले 5 साल के अंदर में हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी टीम बिल्ट हो गई है, ना कि दिल्ली। मेरे हिसाब से इंडिया के आज की डेट में हम हर जगह अवेलेबल हैं। हर स्टेट में अवेलेबल हैं, हर 2 टियर सिटीज़ में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन में भी मेरे हिसाब से हम सारे प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं और ये स्टोरी अब ग्रोथ की चल रही है। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, वो एप्रोक्सिमेटली हमने 300 सीआर का किया था और इस बार हमारा टारगेट है कि हम 500 सीआर को अचीव करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहे तो कोई भी चीज़ टफ़ नहीं है। उसके लिए आदमी को फ़ोकस जो कि अपने आप को एक गोल बना के और फ़ोकस करना चालू कर दे। उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कोई बहुत पढ़ा-लिखा या बहुत वही आदमी अचीव कर सकता है। वो भी अचीव कर सकता है जिसका फ़ोकस और गोल डिसाइडेड हो और जिसके मन में एक ही चीज़ हो कि नहीं मेरे को यहाँ पहुँचना है। और जैसे पहले बोलते हैं ना कि अर्जुन को उसकी आँख ही दिखती थी, इसलिए उसका उसका सही निशाना लगा। तो वैसे ही अगर आपका भी अगर निशाना सही तभी लगेगा जब आपका फोकस एकदम पूरा स्ट्रांग होगा और डायवर्जन नहीं होगा। डायवर्जन आएगा, फोकस में कहीं भी डिरेल अगर हो गए तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। तो कोई भी गोल लीजिए और उसको अचीव करने के लिए जितने भी हर्डल्स आएँ, सब हर्डल्स खत्म हो सकते हैं। लेकिन आपको अचीव करने के लिए टारगेट अपना एक फिक्स्ड ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। जैसे बोलते हैं पाथ पे अगर कोई कंकड़ हैं और उस पाथ पे अगर कंटीन्यूअस चला जाए, तो एक बार में बहुत हार्ड लगता है, सेकंड में उससे थोड़ा-सा कम हो जाता है। ऐसे अगर वो 25 बार उस पाथ पे चल लेता है, तो कितना भी बड़ा कंकड़ हो, वो उस पाथ को एकदम आपके लिए ईज़ी बना देता है। वैसे ही है आपकी जर्नी भी, लाइफ़ की जर्नी। जितना टफ टास्क होगा, आप ये समझ के चलिए कि वो आगे जाएँगे तो वापस सॉफ्ट हो जाना है और वो आप आराम से चल पाओगे। तो टफ टाइम को कभी भी ईज़ी वे में लीजिए और माइंड को यही सोचिए कि नहीं, ये होगा और ये अचीव होगा और पक्का होगा, ये अगर विश्वास आपने कर लिया, तो आप ज़रूर अचीव करेंगे। ये मेरे को एकदम श्योर है। अब मैं यहाँ से जाते-जाते जो स्टॉक के प्लेटफ़ॉर्म को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
वो इस ढंग का प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जिस पे लोगों को एनर्जी और बूस्ट करने के लिए ये भेजते हैं। इसमें अलग अलग तरह के लोग आते हैं और सब अपनी अपनी स्टोरीज देते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि हर स्टोरी में कुछ न कुछ तो नयापन होता है। तो इसी तरह कोई स्टोरी किसी के भी माइंड में क्लिक करके और वो अपने आप अपना गोल डिसाइड कर लेगा और वो अपने आप को आगे ले जाने में अगर सफल हो जाता है तो जो स्टॉक भी सफल है और वो भी सफल है। थैंक यू वेरी मच।